साथियों नमस्कार, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब से हम आप सभी की बेहतर तैयारी हेतु प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह रहेगा, जो पूरी तरह सिलेबस के अनुसार है। और यह सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसके माध्यम से एक एक प्रश्न का व्याख्यात्मक उत्तर मिलेगा। और यह पूरा 30 प्रश्नों का सेट रहेगा, जैसा कि एग्जाम में आता है और जैसा कि एग्जाम का पैटर्न होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? ऑप्शन ए है सिर्फ संख्या, ऑप्शन बी है सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी है सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में बालक जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के परिवर्तन के बारे में समझने लगते हैं। अर्थात देखा जाए तो द्रव्यमान संबंधी वस्तुओं के भार कम या ज़्यादा है उसको समझ जाते हैं, और संख्या संबंधी भी इसी प्रकार समझ जाते हैं। और क्षेत्रफल संबंधी देखा जाए तो जगह के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह कम एरिया का है और यह ज़्यादा एरिया का है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है दोस्तों, निश्चित रूप से द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ऑप्शन ए नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, और ऑप्शन बी है नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। ऑप्शन सी है नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है, और ऑप्शन डी है जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो शैशवावस्था में जब बच्चा नवजात शिशु के रूप में इंद्रिय गामक क्रियाएं करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा के माध्यम से वो क्रियाएं करते हैं, तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है आवाज़, रंग व गंध को पहचानना सीख जाता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है चलना सीखना, ऑप्शन बी है भाषा का विकास, ऑप्शन सी है भोजन करना सीखना, और ऑप्शन डी है अलग होने की घबराहट। तो भावनात्मक लगाव जो है दोस्तों, निश्चित रूप से अलग होने की घबराहट को इंगित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? तो दोस्तों, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, चैनल में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से विजिट करके देखिएगा। फिर भी हम यहाँ पर इसको निश्चित रूप से समझेंगे। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल ये है दोस्तों, मोटर स्किल का प्रकार है। मोटर स्किल क्रियात्मक कौशल का प्रकार है, जो 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसके संबंधी हम इस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम उसको समझने के लिए यहाँ पर उस वीडियो का एक पार्ट हम रखे भी हैं आप सभी के लिए। तो जो 2 प्रकार के होते हैं, उसमें स्थूल पेशी कौशल, जिसमें बड़ी मांसपेशियों से हम अपने नियंत्रण करते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं बड़ी मांसपेशियों से, जैसे कि हाथ, पाँव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण करते हैं बड़ी मांसपेशियों का, जिसका उदाहरण है लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, गेंद को पैर से मारना, एक पैर से खड़ा होना। दोस्तों, यहाँ पर कूदना जो आया है, निश्चित रूप से स्थूल पेशी कौशल ग्रॉस मोटर स्किल्स से है, जो पहला प्रकार है। जबकि यहाँ पर सूक्ष्म पेशी कौशल के बारे में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो बाकी होगा वो सूक्ष्म पेशी कौशल होगा, जिसमें छोटी मांसपेशियों के से सक्रिय होती हैं, और इसमें आँख, कलाई, अंगुलियाँ इन पर नियंत्रण किया जाता है। और उसका उदाहरण है खाना पीना, लिखना, टाइप करना, बालों में कंघी करना, ब्लॉक बिल्डिंग, जूते के लेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना आदि सूक्ष्म पेशी कौशल के अंतर्गत आएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ पर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है पूछा गया है, तो कूदना जो है दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये स्थूल क्रियात्मक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल है।
तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। तो दोस्तों आदत जो है सीखा जाता है, ज्ञान भी सीखा जाता है, और अभिवृत्ति जिसे एटीट्यूड कहते हैं इसको भी सीखा जाता है दोस्तों। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है नहीं है पूछा गया है, तो परिपक्वता होगा। मैच्योरेटेड जो होता है, मैच्योरिटी आती है, वो शरीर के ग्रोथ पर डिपेंड करता है, शरीर बढ़ते जाता है, और यह जो है सीखने का अर्जन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों का सही क्रम है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका भी एक वीडियो तैयार है हमारे चैनल पर, जाकर ज़रूर देखिएगा, इसका पूरा डिटेल वीडियो है। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, या इसी को इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित की गई हैं। जबकि दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज या जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित हैं। और तीसरी अवस्था है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चों को लिया गया है। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसमें 11 से 15 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो यह जो है दोस्तों क्रमानुसार स्टेज है, इसलिए इस स्टेज के अनुसार देखते हैं तो जो इसमें फिट आता है वो निश्चित रूप से ऑप्शन सी आता है, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं वह कहलाता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था होगा, क्योंकि शरीर में प्रजनन संबंधी जो परिवर्तन आते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं, जो बालक बालिका में अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं, और शारीरिक रूप से वो समझ में आने लगते हैं कि वह किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। तो ऑप्शन ए है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। तो निश्चित रूप से दोस्तों संवेगों की जो पहचान है वह सभी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है जन्म पूर्व विकास का, अर्थात गर्भावस्था का सही क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो जाइगोट का निर्माण होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मनज बोलते हैं, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। तो यह गर्भावस्था का विकास का सही क्रम है दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा युग्मनज, भ्रूण, फिर गर्भस्थ शिशु का विकास क्रम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं वो किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। यदि दोस्तों यहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन बनता जिसमें किस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन जो है, शरीर का विकास अच्छे से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, शरीर का विकास पूछा जाता, तो निश्चित रूप से शैशवा अवस्था आता दोस्तों, क्योंकि शैशवा अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जबकि यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो दोस्तों यह जो है विकास के दिशा के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें विकास के दिशा के सिद्धांत को 2 प्रकार से बताया गया है। सेफेलोकैडल, जिसको हम सिरह पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, और दूसरा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत पढ़े हैं विकास के दिशा में सिद्धांत में,
तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों विकास की दिशा का सिद्धांत है दोस्तों। प्रॉक्सिमोडिस्टल में दोस्तों यह केंद्र से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, जिसे सेंट्रल टू आउटवर्ड कहते हैं, विकास होता है। जैसे कि रीढ़ का हड्डी का पहले विकास होता है, फिर धीरे धीरे आर्म मतलब भुजा की ओर बढ़ते जाता है, फिर उंगलियों का विकास होता है। इस प्रकार यह विकास की दिशा का 2 सिद्धांत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों होगा। और इसको और अच्छे से समझना है दोस्तों तो इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया एक खालिस्तान अक्षमता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों डिसलेक्सिया संबंधी हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हम देख चुके हैं, जिसमें हम अधिगम अक्षमता संबंधी वीडियो तैयार किए हैं। उसमें बताया गया है कि डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। तो दोस्तों एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं, जिसे हम मनोसामाजिक सिद्धांत के रूप से जाने जाते हैं, जिसकी 8 स्टेज है दोस्तों, याद रखिएगा 8 स्टेज है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है 1 वर्ष के आयु के मध्य की बात हो रही है, जन्म से लेकर। तो निश्चित रूप से दोस्तों एरिक्सन का जो 8 स्टेज का फर्स्ट स्टेज है वो विश्वास बनाम अविश्वास है। यदि इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, इसका हम सेपरेट वीडियो तैयार कर देंगे। और तो निश्चित रूप से दोस्तों जो 8 स्टेज में पहला स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए है सिर्फ कक्ष में, ऑप्शन बी है शाला के अंदर, ऑप्शन सी है शाला के बाहर, और ऑप्शन डी है शाला के अंदर तथा बाहर दोनों। तो निश्चित रूप से दोस्तों सीखने की प्रक्रिया हर जगह होती है, हम हर जगह सीखते हैं, और बच्चा भी शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह सीख सकता है, इसलिए सीखते भी हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन ए है जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी है पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन सी है प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन डी है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। अर्थात यह जो है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण पर बनाया गया जो टॉपिक है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है यह वीडियो, उसको देखने पर और अच्छे से क्लियर होगा आपको, क्योंकि जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। वाय गुणसूत्र खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है, जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह दोस्तों एक गुणसूत्र के बारे में, एक जीन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है SRY के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन होता है। याद रखिएगा सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन एक होता है, जिसका जो है युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो इसका आंसर जो है SRY होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों टेरेटोजन जो एक बाह्य एजेंट कारक होता है, जिसके द्वारा जो है बच्चों के गर्भावस्था में देखा जाए, एक माता की गर्भावस्था में युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है।
इसके द्वारा टेरेटोजन, जिसका हिंदी नाम है दोस्तों अपरूप जनन भी कहते हैं इसे, टेरेटोजन को। और यह जो है दोस्तों यह जो है माता के गर्भाकाल में माता के द्वारा यदि नशीली दवाइयों का इस्तेमाल या फिर नशीली पदार्थों का सेवन, या फिर ऐसे जगह जहाँ पर फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है, रासायनिक पदार्थ का विकृत हो रहा है, जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु के विकास पर मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर जो है युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खालिस्तान नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ने लिखने संबंधी संप्रेषण की व्यवस्था की बात हो रही है जो कागज पर उभरे हुए होते हैं, जिसे हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है इस लिपि का। तो यह ब्रेल लिपि कहलाता है, इसका आंसर होगा ब्रेल। आगे बढ़ते हैं। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यदि कोई बच्चा जो है अपने पुराने स्कीमा को चेंज कर रही है, परिवर्तन कर रही है, नए स्कीमा शामिल कर रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन शब्द आएगा, संशोधन शब्द आएगा, चेंज शब्द आएगा। तो निश्चित रूप से यह समायोजन को फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो समायोजन में बच्चे जो है अपने पुराने स्कीमा को परिवर्तित करके, संशोधन करके नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक वीडियो में इन सभी तत्वों को निश्चित रूप से अच्छे ढंग से समझ चुके हैं दोस्तों, और इसका सेपरेट वीडियो तैयार है। निश्चित रूप से वहां जाकर स्कीम और स्कीमा नाम से एक वीडियो है, वहां पर ये पूरा डिटेल चर्चा है दोस्तों। वहां पर निश्चित रूप से वहां पर जाकर देखिएगा, और इसका आंसर है समायोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोहलबर्ग की अवस्था है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोहलबर्ग की जो नैतिक सिद्धांत है, तो नैतिक सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तर के बारे में बात किए हैं, 3 लेवल की बात किए हैं, जिसमें हर एक लेवल में 3-3 स्टेज हैं, 2-2 स्टेज हैं, अर्थात टोटल 6 स्टेज की बात करते हैं, 6 चरण की बात करते हैं कोहलबर्ग के द्वारा, जिसमें फर्स्ट स्टेज सजा तथा आज्ञाकारिता में बच्चा जो है चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, सजा तथा आज्ञाकारिता, जो कोहलबर्ग की फर्स्ट स्टेज है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, जरूर देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खालिस्तान अपंगता है जिसके कारण मानसिक या अधिगम या शारीरिक या सामाजिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है वो अधिगम होगा। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अधिगम अपंगता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। IAT शिक्षकों का एक समूह है जो ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्याओं के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, ऑप्शन बी है विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, और ऑप्शन सी है विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, ऑप्शन डी है सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो IAT का फुल फॉर्म समझिए। IAT का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इंटरवेंशन असिस्टेंस टीम। इंटरवेंशन असिस्टेंस टीम जो शिक्षकों का एक ऐसा समूह होता है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्रों की योग्यता के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी, उसकी सोच में कमी है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसी रंग को क्रम को चेंज कर दिया गया,
पीले नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, और नीला और पीला कर दिया तो वो नहीं समझ पाया कि यह यहाँ पर पलटावी की बात हो रही है, उत्क्रमणिता की बात हो रही है, क्रम विनिमय की बात हो रही है। तो उन्हें उत्क्रमणिता का जो कॉन्सेप्ट है उन्हें पता नहीं है दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा उत्क्रमणिता होगा, क्योंकि जो जीन पियाजे की दूसरी स्टेज है जिसमें 4 अवस्थाओं के बारे में ऊपर जिक्र भी किए हैं। तो दूसरा स्टेज में बच्चों को उत्क्रमणिता का पलटावी ज्ञान नहीं हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ICDS कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ICDS का फुल फॉर्म जानिए। I का होता है दोस्तों इंटरनेशनल, C का होता है चाइल्ड, D का होता है डेवलपमेंट, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर I का गलत बता डाला। I का होता है इंटीग्रेटेड, C का होता है चाइल्ड, D का होता है डेवलपमेंट, और S का होता है स्कीम। अर्थात दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह योजना बनाया गया है, जिसमें उसके पोषण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया, जो 0 से 6 वर्ष के लिए है। याद रखिएगा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा ऑप्शन ए रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहे हैं। ऑप्शन डी है इसके फोल्डिंग के माध्यम से। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है वैगोत्स्की के सिद्धांत से लिया गया, जहाँ पर इसके फोल्डिंग के बारे में बताया गया है दोस्तों। जहाँ पर किसी बच्चे को यदि अपने कार्य करने में समस्या हो रही है तो उन्हें एक सहायता प्रदान किया जाता है इसके फोल्डिंग के माध्यम से, जिसे पाढ़ या मचान भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर है डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालक कौन है? ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद। ऑप्शन सी है जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न, और ऑप्शन डी है जोखिम पर है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न होती है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जो शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता में सामान्य बालकों से भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है साधारण से जटिल, ऑप्शन बी है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी है पूर्ण से अंश, और ऑप्शन डी है केवल साधारण या मूर्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानसिक मंद बच्चों को सिखाने के लिए साधारण से जटिल तो अपनाना ही चाहिए। पहले साधारण सिखाना चाहिए, फिर जटिल की ओर, और मूर्त से अमूर्त भी सही है, केवल साधारण या मूर्त भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पूर्ण से अंश है, इसका जो उल्टा बताना चाहिए, अंश से पूर्ण की ओर, जो कि पूर्ण से अंश दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह नहीं अपनाना चाहिए पूर्ण से अंश, और आंसर यही होगा पूर्ण से अंश। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है बोला जा रहा है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और यह जो है ऑप्शन डी पर फोकस कर रहा है, AAMR पर, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। याद रखिएगा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो है इसके AAMR के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो याद रखिएगा 90 से 110 सामान्य बालकों की बात हो रही है, 50 या 75 से 90 तक मंद बच्चे या फिर
पिछड़े बालक की बात हो रही है, पिछड़े बालक और मंद बच्चों की बात हो रही है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है दोस्तों, ये अति डल बच्चों की बात हो रही है, बहुत मंद बच्चों की। तो दोस्तों ये सामान्य बच्चों में तो निश्चित रूप से उसमें तो होती ही है शिक्षण के रूप में योग्य बच्चे, जबकि यहाँ पर मंद बच्चे या कम मंद होते हैं या पिछड़े बालक होते हैं, वह जो है दोस्तों निश्चित रूप से शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि के रूप में देखा जाएगा। तो उन्हें शिक्षण कराया जा सकता है, मंद बच्चों को या पिछड़े बच्चों को, पिछड़े बालक को। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक संवेग है जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो प्राथमिक संवेग होता है, वह है दोस्तों आश्चर्य, भय और गुस्सा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन। आश्चर्य होता है सबसे पहले शैशवावस्था में बच्चे को, फिर भय उत्पन्न होता है, फिर गुस्सा के रूप में संवेग उत्पन्न होता है, इमोशन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए थे, जिसका सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम देखें। आने वाले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।